तो इस लेक्चर में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ये भी फॉरेक्स का ही हमारा एक एडिशनल टॉपिक है। तो देखते हैं, पहले हमने जैसे लोअर आपने इंटर में किया होगा कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, पहले उसका आइडिया लेते हैं। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, तो पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग का जो सिंपल मीनिंग है। तो ये डिराइव होता है क्या रहा हूँ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल बजट कहते हैं हम। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। It means in case of capital budgeting, so firm so makes expenditure so on purchase of asset, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड कि आपकी जो मनी है वो इन्वेस्ट हो रही है। तो जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन परचेज ऑफ एसेट, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से फर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। और एसेट आपकी क्या हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, जिससे हम इनकम जनरेट करेंगे फ्यूचर में। तो एक तरीके से जो एसेट है इसको हम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। तो इसमें देखो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है मेन कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि आपने इस इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करनी है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें देखो आपकी टर्म्स क्या होती हैं, इसमें 3 टर्म्स मेन चलती हैं। एक होता है जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। तो इसको हम नॉर्मली I0 से शो करते हैं। आई होगी इन्वेस्टमेंट, 0 हो गया टाइम पीरियड, प्रेजेंट टाइम विच इज कॉल्ड 0 पीरियड। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है आपकी एसेट की। कॉस्ट ऑफ एसेट में हम सभी चीज़ें लेते हैं, उसका परचेज प्राइस है, एक्सपेंसिज ऑन परचेज है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिज है। और प्लस कई बार होता है कि कुछ हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। दैट इज आल्सो एडेड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल की नेचर होती है कि ये फिर आपका पैसा रिकवर हो जाता है जब प्रोजेक्ट हमारा ओवर हो जाएगा। क्विक मीन्स हम कह सकते हैं शॉर्ट में I0 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट हम C से शो करते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल है वो है आपका WC। वर्किंग कैपिटल होता है कई बार करंट एसेट्स भी दिए हैं माइनस करंट लायबिलिटीज, जो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है। अब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो इसकी लाइफ दी होती है आपको, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, तो उसका हम टाइम स्केल शो करते हैं। जैसे 0 पीरियड है, सपोज उसकी लाइफ है 4 ईयर्स, तो इट मीन्स 1 2 3, और लाइफ को हम एन से डिनोट कर देते हैं। तो फिर हमें कैलकुलेट करना होता है कि इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, हर साल कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा, और वो हम निकालते हैं कैश में। तो वो है आपकी सेकंड टर्म, उसको हम कहते हैं वट इज अवर एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी विच इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। तो शॉर्ट में इसका नाम चलता है CIF, कैश इनफ्लो पर एनम। दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ प्रोजेक्ट। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपको अब हर साल की सेल्स दी हैं जिसको रेवेन्यू कहते हैं हम, एक्सपेंसिज हैं हमारे उन सेल को अचीव करने के। तो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसिव लेस करके हैं उसका नाम होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब ये जो आपने एसेट परचेज किया है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी, माइनस कर रखे हैं डेप्रिसिएशन हम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन लेस करके आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स चला गया आपका, यानी भी गया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। और हमें निकालना होता है कैश इनफ्लो। तो इसकी डेफिनेशन होती है इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप एग्रेग कर दो डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन जो होती है ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमने कैश में पे नहीं करना है जैसे हम कैपिटल बजटिंग में करते ही हैं, तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रखे हैं पैक में कि किसी का आगे कैश इनफ्लो। तो इसकी हम इक्वेशन ऐसे ही बना सकते हैं कि पैक किसी के पैक प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पर्पज़ क्या है, हमने पहले माइनस की ये को फिर ऐड करके ये को कैंसिल होगी, हाँ सिर्फ उसके ऊपर हमें टैक्स की सेविंग मिल गई क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस बन जाता है। तो हम इसको इस तरीके भी शो कर सकते हैं, आप सीधा पीबीटी ले लो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसको बना लो आफ्टर टैक्स और उसमें ऐड कर दो टैक्स सेविंग कितनी है आपकी ओन डेप्रिसिएशन। तो ये भी हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है। पीबीटी हो गया आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू को आप आर से शो कर दो, एक्सपेंस को ई से शो कर सकते हो, पीबीटी बन जाएगा आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आर माइनस ई, या कॉस्ट भी हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस को। तो इस तरीके से आपका एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर एक होती है थर्ड टर्म, आपकी प्रोजेक्ट की मनी इन्वेस्ट हो गई है, फिर हमें लास्ट में रिकवरी होती है, ऐसे की ऐसे स्क्रैप मिलती है हमें, तो उसको कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो इट मीन्स थर्ड टर्म है अब हमारी टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो टर्मिनल का मतलब होता है एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो एंड में आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा आप इसको डिनोट कर सकते हो, जिसे जो कैश इनफ्लो इन द लास्ट ईयर। इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो स्क्रैप मिलेगी आपको एसेट की, तो दैट इज इक्वल टू स्क्रैप ऑफ एसेट। फिर आप स्क्रैप को कंपेयर कर सकते हो, उसकी डब्ल्यूडीडी कितनी रह गई है यहाँ पर, तो उससे जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल गेन या लॉस आ जाएगा, और एक आपका लॉस है उस पर टैक्स सेविंग मिल जाएगी, तो प्लस कर लीजिए आप टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होती हैं इनकम टैक्स में, उनसे जो गेन या लॉस होता है वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म का होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, उस पर टैक्स सेविंग, यदि गेन है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पेड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और प्लस जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था ना बिगनिंग में वर्किंग कैपिटल में, ये रिकवर हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिकवर। तो इट मीन्स हम शॉर्ट में ले सकते हैं स्क्रैप आ गई देखो आपकी एस, प्लस आपको टैक्स सेविंग मिल गई ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, माइनस टैक्स चला गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, और प्लस आपका आ गया वर्किंग कैपिटल जो रिकवर हो गया। तो कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन दोनों में से एक चीज़ होगी, या लॉस होगा या गेन होगा। तो ये चीज़ देखो हमारी जो टर्म्स हम करते हैं, और फिर हम नॉर्मली प्रोजेक्ट की जो होती है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एनपीवी और आईआरआर। तो फाइनली हम डिटरमिन करते हैं एनपीवी कितनी है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन की है। अब देखते हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में क्या होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज इन केस ऑफ, सो व्हाट हैपेंस, सो इन केस ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो इट मीन्स वी आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई एक इंडियन फर्म है आपकी, इंडियन फर्म, तो हमारी जो करेंसी है वो है रुपीज़, और हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट लेट अस से इन यूएसए। तो उस केस में क्या होगा, सारी टर्म देखो सेम है, तो जीरो पीरियड में अब आप इन्वेस्टमेंट करोगे जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट ये अब इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी फॉरेन करेंसी में। तो इट मीन्स जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें यूएसए में, तो जो भी कैश फ्लो होगा, सो कैश फ्लो इज इन
फॉरेन करेंसी, जैसे यूएसए की फॉरेन करेंसी होगी आपकी यूएस डॉलर, कोई इन्वेस्टमेंट होगी ये आपकी डॉलर्स में होगी। फ्यूचर के कैश इनफ्लो आप कैलकुलेट करोगे रियल लाइफ, वो भी आपके डॉलर्स में आएंगे। और जो टर्मिनल वैल्यू मिलेगी, तो टर्मिनल कैश इनफ्लो है ना, इसको कई बार हम टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं, तो इट इज आल्सो कहा जाएगी टर्मिनल वैल्यू। इसका एक और नया नाम लिख लेते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो इसको हम शो करते हैं टीवी एट एंड ऑफ एन पीरियड। अब जो टर्मिनल वैल्यू है आपकी आफ्टर एन पीरियड, वो भी आपकी डॉलर में है। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये अब इंडियन फर्म है जैसे, तो हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है इसकी, वो हमने कैलकुलेट करनी है रुपये में। और ऐसे ही हमने आईआरआर कैलकुलेट करनी है, वो भी आपकी रुपये में। तो वो देखते हैं। तो उससे पहले देखें जब हमारा फ़ॉरेन में कैश इनफ्लो होता है कुछ और चेंजेस क्या हो सकती हैं और कैसे डिटर्मिन करेंगे एनपीवी एंड आईआरआर। तो देखते हैं जैसे जब आपने कैश इनफ्लो निकाला है, कैश इनफ्लो, सो इन केस ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो आपने कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिया, जैसे कैश इनफ्लो डॉलर्स में आ गया। अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो कैश इनफ्लो आपका डॉलर में आ रहा है फॉरेन कंट्री में, जैसे यूएसए में राइज हो रहा है, उसको फिर हम इंडिया में लेकर आते हैं। तो इसमें बेसिक रूल ये होता है कैश इनफ्लो इज, उसको कहते हैं रीपैट्रिएटेड, रीपैट्रिएटेड टू होम कंट्री। तो रीपैट्रिएटेड मीन्स इट इज ब्रॉट बैक फ्रॉम फॉरेन कंट्री। मीन्स आपने प्रोजेक्ट को फॉरेन कंट्री में स्टार्ट किया है, कैश इनफ्लो भी आपका फॉरेन कंट्री में राइज हो रहा है, उसको फिर हमने इंडिया में ट्रांसफ़र करना है, लेकर वापस लेकर आना है, रीपैट्रिएट कहते हैं, या सिंपल मीनिंग है क्योंकि ट्रांसफ़र। तो इट मीन्स अब जो कैश इनफ्लो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फॉरेन कंट्री से हमारी अपनी होम कंट्री में। तो कई बार क्या होता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है, जैसे यूएसए की गवर्नमेंट है या जो भी फॉरेन कंट्री है, वो उसके ऊपर भी कुछ टैक्स चार्ज करती है। तो इट मीन्स सो फॉरेन कंट्री सो मे चार्ज टैक्स, वो टैक्स चार्ज कर सकती है ऑन रीपैट्रिएशन, जब हम रीपैट्रिएशन कर रहे हैं ऑफ कैश इनफ्लोज टू होम कंट्री। तो आपने ये टर्म, यदि आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन किया है अभी फाइनल लेवल में, उसमें भी हम ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं रीपैट्रिएशन। तो फॉरेन कंट्री टैक्स चार्ज करेगी, तो इस टैक्स का नाम है विदहोल्डिंग टैक्स। तो लेके से इसका जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट आपको दिया है उसको नाम दे देते हैं हम, सो दिस इज TW, विदहोल्डिंग टैक्स रेट। और एक नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो तो है ही हमारा सिंपल, जो सिंपली T से हम शो करके हैं, ये होता है हमारा टैक्स रेट। ये नॉर्मल टैक्स रेट है आपका, दिस इज जो नॉर्मल टैक्स रेट। तो इसमें सब कैश इनफ्लो क्या बनेगा कि हम इंडिया में कितना लेके आ रहे हैं, यदि विदहोल्डिंग टैक्स आपको दिया है तभी हमने अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो इसमें उस केस में आपका आ जाएगा कैश इनफ्लो विच इज रीपैट्रिएटेड। तो आप नॉर्मल फार्मूला पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लो नॉर्मल केस में, अब उसमें से आप विदहोल्डिंग टैक्स माइनस कर दो, 1 माइनस विदहोल्डिंग टैक्स। और फर्दर ये भी हो सकता है कुछ कंट्रीज़ में वो कहते हैं कि सारा कैश इनफ्लो आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसी साल में, कुछ परसेंटेज होती है। जैसे आप सपोज कर लो 80% विड्रॉ कर लो, 20% हमारा वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, वो आप तब विड्रॉ कर सकते हो जब प्रोजेक्ट की लाइफ ओवर हो जाएगी। तो इट मीन्स अब ये हमने किया कैश इनफ्लो जो रीपैट्रिएट हो रहा है, तो पहला केस कर लेते हैं जब आपका 100% रीपैट्रिएशन हो रहा है, फिर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर को जितना भी कैश इनफ्लो आ रहा है उसके ऊपर आप विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई करके इतना अमाउंट आपको रीपैट्रिएट हो जाएगा अपनी होम कंट्री में।
अब कई बार होता है कुछ पैसा हम वहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो जब आप 100% रिपैट्रिएशन नहीं होगी तो उसको हम कह सकते हैं व्हेन इट इज पार्शियल रिपैट्रिएशन ऑफ कैश इनफ्लो। उस केस में देखिए आपका कितना कैश इनफ्लो बनेगा पर एनम जो आपने रिपैट्रिएट किया है अपनी होम कंट्री में, जैसे इंडिया है। इसका फार्मूला बन जाएगा कैश इनफ्लो इनटू कितने परसेंट आप रिपैट्रिएशन कर रहे हैं, वो हमें दी होगी परसेंटेज ऑफ रिपैट्रिएशन। जितना आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगाओ विद होल्डिंग टैक्स इनटू 1 माइनस विद होल्डिंग टैक्स। अब जो बाकी रह जाएगा ना कैश इनफ्लो, जैसे सपोज चलो ये 80% है, सपोज देखिए 80%, तो 20% हमें जो है वो हमारा यूएसए या फॉरेन कंट्री में रह जाएगा। वो हम तब विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन जो कैश इनफ्लो आपने रिपैट्रिएट नहीं किया है उसको कहते हैं ब्लॉक्ड फंड्स, तो उसका नाम है ब्लॉक्ड फंड्स। तो इट मीन्स दिस इज कैश इनफ्लो which is not repatriated to home country in same year। तो जब आप कुछ कैश इनफ्लो उसी साल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं ना, इंडिया में रिपैट्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो है हमारा ब्लॉक्ड फंड्स। तो ब्लॉक फंड्स का बेसिक पर्पज ये होता है कि ये फॉरेन कंट्री चाहती है कि आप कुछ पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करो, तो जब प्रोजेक्ट ओवर होगा तब आप इसको ले जा सकते हो। इट मीन जो ब्लॉक फंड्स होते हैं दे आर री इन्वेस्टेड, ये री इन्वेस्ट हो जाते हैं इन फॉरेन कंट्री में। तो कई बार इसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल सकती है, जैसे वहाँ बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और फाइनली और जो ऑल अमाउंट है आपका ऑफ ब्लॉक्ड फंड्स, तो ये फिर हम रिपैट्रिएट करते हैं इज रिपैट्रिएटेड। सो एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट की लाइफ ओवर हो जाती है एट एंड ऑफ लाइफ, इट मीन्स दिस इज आल्सो कॉल्ड अवर एक टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये भी हमारी टर्मिनल वैल्यू बन जाती है एक तरीके से। तो देखते हैं टर्मिनल वैल्यू क्या होगी आपकी ऑफ ब्लॉक्ड फंड्स की। तो उसका फार्मूला है जितने भी ब्लॉक्ड फंड्स हैं तो उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना है। तो ये आ गया एट एंड ऑफ एन ईयर। जब आप इसको रिपैट्रिएट करोगे इंडिया में फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स लेना पड़ेगा इनको 1 माइनस विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, तो ये हमने एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किया कैश इनफ्लो के लिए। अब देखते हैं एनपीवी आईआरआर कैसे निकालेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है प्रोजेक्ट के केस में कि हमने उसकी एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करनी है विच मेजर से प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी और आईआरआर जो भी पूछा है आपको क्वेश्चन में ऑफ। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को हम ये भी कहते हैं फॉरेन प्रोजेक्ट, मीन्स जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है फॉरेन कंट्री में। तो इसकी हमारे पास दो अप्रोचेज है। तो इसके एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए या आईआरआर वन इज कॉल्ड होम करेंसी अप्रोच, और सेकंड है हमारी फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो दोनों में देखें क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। होम करेंसी अप्रोच में क्या होता है, अब जो भी कैश इनफ्लो हैं जो फॉरेन करेंसी में राइज हो रहे हैं उन सबको आप कन्वर्ट कर लो अपनी लोकल करेंसी में। तो इट मीन्स स्टेप वन इज, तो हमें कन्वर्ट करना है सो ऑल फॉरेन करेंसी, सो कैश फ्लोज सो इनटू अवर होम करेंसी। तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे,
नंबर 1 आपको मिलेगी सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया होगा, सो इट इज कन्वर्टेड एट स्पॉट एक्सचेंज रेट, जिसको हम एसओ कहते हैं। फिर आपको मिलेंगे फ्यूचर के कैश इनफ्लोज, जो आपने कैलकुलेट किया ना कैश इनफ्लोज पर एनम, उनके लिए हमें उस टाइम का रेट चाहिए। तो इट मीन दे आर कन्वर्टेड एट टू फॉरवर्ड रेट्स, कन्वर्टेड एट टू फॉरवर्ड रेट फॉर टाइम पीरियड की। जैसे प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, तो फॉरवर्ड रेट लगाना है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और जो फॉरवर्ड रेट है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? फॉरवर्ड रेट्स so these may be determined so as per इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम IRP और परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने थ्योरम सीखना एक्सचेंज रेट की, तो उसके बेस पर हमें देखिए को इंटरेस्ट रेट दिया है दोनों कंट्रीज़ का, तो वो अप्लाई कर दो, या परचेजिंग पावर है जब इन्फ्लेशन का रेट दिया है। इसका फार्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ दोबारा से। तो देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम ने, अब आपके पास दो करेंसी है सपोज चलो, एक तो है हमारी इंडियन रुपी और एक है आपकी US डॉलर। ये हमारी है होम कंट्री और ये होगी आपकी फॉरेन कंट्री। ये मैंने यूम किया है रुपी और डॉलर। तो अब हमें इंटरेस्ट रेट्स दिए होंगे, इंटरेस्ट रेट्स। तो हम नॉर्मली होम करेंसी, जो फॉरेन करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, तो उसको हम B से डिनोट करते हैं और होम करेंसी को A से। तो इंटरेस्ट रेट हम डिनोट करेंगे इसका RA और इसका हो गया RB। तो ऐसे ही आपको इन्फ्लेशन रेट्स दिए हैं, इन्फ्लेशन रेट्स, उसको हमने डिनोट किया था डेल्टा P, चेंज इन प्राइस ऑफ A, चेंज इन प्राइस ऑफ B। अब देखिए आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम अप्लाई करनी है, तो देखो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा IRP में। तो फार्मूला है फॉरवर्ड रेट अपॉन सपोर्ट रेट इज इक्वल टू 1 + RA अपॉन 1 + RB। इसको अप्लाई करके आपके फॉरवर्ड रेट्स आ जाएंगे, एसओ इधर चला जाएगा। ऐसे यदि आपको परचेजिंग पावर पैरिटी अप्लाई करनी है, तो उसमें आपका फार्मूला मिला क्या है F/SO, जिसे 1 + डेल्टा PA अपॉन 1 + डेल्टा PB। और F को क्या है फॉरवर्ड रेट, जितना भी टाइम पीरियड है उसको T से भी शो करते हैं, T बन जाएगा टाइम पीरियड, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी दिए हैं। तो अब आपके देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई स्पॉट रेट पर, फ्यूचर के कैश इनफ्लो हमारे कन्वर्ट हो गए। तो अब आपने इसकी NPV कैलकुलेट करनी है। अब हमें डिस्काउंट रेट दिया होता है, वो भी आपको दोनों करेंसी का चाहिए। डिस्काउंट रेट को क्या रिक्वायर्ड रिटर्न। तो जैसे इसमें R हमने रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के लिए, डेल्टा P है हमारा इन्फ्लेशन, तो डिस्काउंट रेट को हम K से शो करेंगे। तो ये आपको मिलेगा ऑफ होम करेंसी एंड ऑफ बेस करेंसी विच इज योर फॉरेन कंट्री। तो होम करेंसी ये अप्रोच चल रही है हमारी, हमने सारे कैश इनफ्लो कन्वर्ट कर लिए हैं होम करेंसी में। तो अब आपको चाहिए गेट डिस्काउंट रेट। अब देखो डिस्काउंट रेट क्या है आपका, मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न, ये भी हमें चाहिए होम करेंसी का। तो हमें दिए हुए है जिसी के अब उसके बेस पर आप NPV कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर की जो गेट NPV इन होम करेंसी में। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो आपके सारे कन्वर्ट होकर आ गए हैं होम करेंसी में, एट डिस्काउंट रेट आपका KA माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपकी NPV आ जाएगी। और ये आपको IRR कैलकुलेट करनी है, तो और यू कैन डिटरमिन IRR। तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा आपका। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट R आपका मिसिंग है, सो दैट इट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
फिर आप दो रेस ट्राई कीजिए, एक लो रेट एक हाई, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला सेम है IRR का, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपकी एट लो रेट, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी जीरो में, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट इंटू हाई रेट माइनस लो रेट। जो आपने किया होगा ना कैपिटल बस्टिंग में नॉर्मल IRR का फार्मूला, वही फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ये थी हमारी होम करेंसी अप्रोच। अब देखते हैं दूसरी अप्रोच है फॉरेन करेंसी अप्रोच, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। सेकंड वी हैव फॉरेन करेंसी अप्रोच। इसमें देखो आपके कैश इनफ्लोज आ गए हैं सारे फॉरेन करेंसी में। देखो जीरो पीरियड में हमारी इन्वेस्टमेंट थी, फिर फ्यूचर के कैश इनफ्लो थे पर एनम, और एक लास्ट में आ गई आपकी टर्मिनल वैल्यू। ये लाइफ है, जीरो पीरियड है आपका 1 2 3। तो इसमें ना पहला स्टेप यही है हमारा कि अपने कैश इनफ्लो जितने भी हैं या इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन सबको फॉरेन करेंसी में रहने को। तो इसमें हम कहते हैं कि कीप सो कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। तो इसमें जब आप इसकी NPV निकाल लो पहले ही आप फॉरेन करेंसी में, गेट NPV इन फॉरेन करेंसी। गेट विल बी, अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब हमें डिस्काउंट रेट चाहिए फॉरेन करेंसी का, तो गेट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है आपने, ऑफ फॉरेन करेंसी। उसको हमने डिनोट किया था KB से, तो वो आपको दिया होगा KB। जैसे ये दिया है हमें, ये का होम करेंसी का, ये आ गई फॉरेन करेंसी का जिसका नाम था बेस करेंसी, माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, तो आपकी NPV आ जाएगी फॉरेन करेंसी में। बस फिर इसको कन्वर्ट कर दो स्पॉट रेट पे, जो भी जीरो पीरियड में है वो आपकी NPV रुपीज़ में आ जाएगी। तो इसके लिए कई बार ये होता है डिस्काउंट रेट जो है फॉरेन करेंसी का वो मिसिंग होता है। तो इट मीन्स इफ़ KB आपका मिसिंग है तो ये आप डिटर्मिन कर सकते हो, इट कैन बी डिटर्मिन्ड। और कैसे डिटर्मिन होगा, बाय इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी। तो एज पर फिशर थ्योरम, तो इसमें चलती है एज पर फिशर, जो फिशर का इफेक्ट है। तो देखो फिशर की थ्योरम ये थी हमारी कि जो 1 + RA है आपका अपॉन 1 + RB इज इक्वल टू 1 + डेल्टा PA अपॉन 1 + डेल्टा PB। तो ये बता रहा है कि जो हमारा चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन में एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, एग्जैक्टली आल्सो इक्वल टू चेंज इन डिस्काउंट रेट 1 + KA अपॉन 1 + KB। अब देखिए आपको देखो इंटरेस्ट रेट दिया है तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, ये बन गई इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अब देखिए आपको इन्फ्लेशन का रेट दिया है तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, वो बन जाएगी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसमें KA दिया है आपको देखो, और RA RB दिया है, तो KB आपका डिटर्मिन हो जाएगा जो मिसिंग है आपका, इफ़ KB इज मिसिंग। ठीक है, आपकी NPV आ गई। तो स्टेप सेकंड है, इसको बाद में कन्वर्ट कर दो रुपीज़ में, लोकल करेंसी में, चलो यही मेंशन कर रखे हैं। तो देन सेकंड स्टेप इज to get NPV in होम करेंसी। और ये आपकी कैलकुलेट होगी एट सपोर्ट रेट, जो भी आपको सपोर्ट रेट दिए है। तो इट मीन्स आपकी NPV जैसे आ रही है, यदि हमारी करेंसी रुपीज़ में है तो आपकी NPV आ गई डॉलर में, अप्लाई किया आपने सपोर्ट रेट, ये आपकी रुपीज़ में आ गई। ये भी इजी हो जाता है अप्रोच, बस इसमें क्या था कि डिस्काउंट रेट हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों में से कोई भी अप्रोच अप्लाई कर दो आंसर आपका सेम आएगा, राउंडिंगनेस के कारण स्लाइट डिफरेंस हो सकता है।
तो मैं एक फुल एग्जांपल कर रहा हूँ, दोनों अप्रोच से वेरीफाई भी करके आंसर सेम आता है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन समझो आराम से, फिर आप उसको नोट डाउन करना। तो लेके सी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। उसमें देखो मैंने एक डाटा मेंशन कर दिया है कुछ। इसमें आपको दिया है जेनेक्स लिमिटेड एन इंडिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी इज इवैल्यूएटिंग एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो जेनेक्स कंपनी है इंडिया की एंड ये एक इन्वेस्टमेंट कर रही है। प्रोजेक्ट विल एंटेल एन इनिशियल आउटले ऑफ $100 लाख। तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यूएसए के प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी $100 लाख एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फ्लोइंग कैश फ्लो ओवर इस 4 ईयर लाइफ। तो उसकी लाइफ हमें दिया है 4 ईयर और हमें कैश इनफ्लो दिए हैं डॉलर लैक्स में 30, 40, 50, 60। तो हमें करंट जो स्पॉट रेट भी दिया है ₹45 पर डॉलर। फिर आपको मेंशन किया है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिस्क फ्री रेट है इंडिया का 11%, यूएसए का है 6%। यानी कि गिवन गैक कंपनी रिक्वायर्स रुपी रिटर्न ऑन ए प्रोजेक्ट जिस इज 15%। तो रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी रुपी में, तो मीन जो हमारी होम करेंसी है वो है आपकी 15%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके, तो इसमें आप देखो ₹45 पर डॉलर है, तो टोटल करेंसी है रुपी, डॉलर है बेस करेंसी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा RB एंड RA। और जो डिस्काउंट रेट है रुपी का ये बन जाएगा KA 15%। अब हमने इसकी NPV कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखते हैं होम करेंसी अप्रोच। तो होम करेंसी अप्रोच में क्या करना है आपने, सभी कैश फ्लो को आपने कन्वर्ट करना है अपनी लोकल करेंसी में। तो जैसे इन्वेस्टमेंट आपको दी है, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है आपकी $100 लाख। इसको जो कन्वर्ट कर दो स्पॉट रेट पर इंटू स्पॉट रेट, तो ये बन जाएगा $100 लाख। सपोर्ट रेट है आपका ₹45। इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी रुपीज़ में 4500 लाख। अब जो फ्यूचर के कैश इनफ्लो हैं उसको कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट, वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो फॉरवर्ड रेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉरवर्ड रेट। आपको इंटरेस्ट रेट दिए हैं दोनों कंट्रीज़ के, तो आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी अप्लाई कर सकती हैं। तो फॉरवर्ड रेट अपॉन सपोर्ट रेट इज इक्वल टू 1+RA अपॉन 1+RB। इट मीन्स फॉरवर्ड रेट आपका फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू सपोर्ट रेट है आपका ₹45 इंटू RA है आपका 11% और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम ही है हर साल 1.06। इसकी पावर बना दो टाइम पीरियड की। तो इसमें जब T1 है तो यहाँ पावर 1 बन जाएगी, 2 है तो 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं आपके इसका टेबल बनाते हैं कि आपके कितने कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आपका ईयर हो गया आपका, जैसे जो 1, 2, 3 एंड 4। सो फर्स्ट लेटर से राइट फॉरवर्ड रेट, तो वो 45 है, इसको कर देते हैं पहला निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 45 इंटू कर दो 1.11 अपॉन 1.06। तो ये पहले साल का आ जाएगा 45 इंटू 1.11 डिवाइडेड बाई 1.06। तो दिस रेट इज 47.123। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 डेसिमल या 3 या 4 डेसिमल का, 4 का करके हैं तो ये बन रहा है 1226। तो ये फॉरवर्ड रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे कि 47.1226। इसको फिर कर दो F2 के लिए, यहाँ पर F1 आ जाएगा, इंटू करना है अपने 1.11 अपॉन 1.06। तो इस तरीके से चलते जाइए। तो फॉरवर्ड रेट आ रहा है आपका 49.39454, 51.673 and then it is 54.1104। फिर आप लिखिए कैश इनफ्लो, ये आपके हैं डॉलर लैक्स में। तो किसे गिवन 30, 40, 50 एंड 60। तो ये पर डॉलर का रेट है आपका, डॉलर में है,
ये भी डॉलर का रेट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, तो दैट विल बी कैश इनफ्लो। ये आ जाएंगे रुपीज इन लैक्स। तो किसी जो कमिंग को भी इनको आपने करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू दिस। तो किसी कमिंग 1413.678, सिमिलरली दिस इनको दिस 1973.816, so this into this this is 2583, so 0.65 and 3246 0.263। अब इसके ऊपर लेते हैं डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट हमें दिया है पहले रुपये का 15%। Which means now you apply PV factor, present value factor at KA, तो इसमें हम लेंगे KA which is 15%। जिसे ये 0.87, 0.756, 0.658 and 0.572। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये सब आपकी रुपीज में आ गई, लैक्स में चल रहे हैं। तो किसी कमी 6279.22 माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, ये भी हम ले रहे हैं रुपीज में, जैसे 4500। तो आपकी एनपीवी आ गई रुपीज में, विच इज होम करेंसी। जैसे ये रुपीज तो 1779 लैक्स। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया, पहले फॉरवर्ड रेट निकालना है। कैश इनफ्लो आपका चल रहा है डॉलर में, तो फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके कैश इनफ्लो आ गया रुपीज में। पीवी फैक्टर लगा दो जो रुपये का डिस्काउंट रेट है, आपकी एनपीवी आ जाएगी। तो अब देखते हैं दूसरी अप्रोच है हमारी फॉरेन करेंसी अप्रोच। उसमें क्या करना है, अपने एनपीवी निकालनी है फॉरेन करेंसी में। तो आंसर देखोगे आप सेम आएगा अप्रोक्सीमेटली। सो वी हैव सेकंड अप्रोच इज फॉरेन करेंसी अप्रोच। उसमें आपको मेंशन करना है कैश इनफ्लो है डॉलर में। तो ईयर 1 2 3 एंड 4, सो यू राइट कैश इनफ्लो डॉलर इन लैक्स। और इसको डॉलर में ही रहने देंगे हम, जिसे 30 40 50 एंड 60। अब हमें पीवी फैक्टर चाहिए जो आपका है ऑफ डॉलर का, जिसका नाम है केबी। अब ये मिसिंग है आपका। अब इंटरेस्ट रेट दिए तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखिए एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, सो 1 प्लस के ए अपॉन 1 प्लस के बी इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी, एंड दिस इज थ्रू फिशर इफेक्ट। को के ए दिया आपको 15%, सो 1.15, ये के बी मिसिंग है आपका, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। आर ए दिया 11% एंड 1.06। तो आप सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 प्लस के बी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। किसी कमिंग 9.82%, किसी अबर के बी। अब आप पीवी फैक्टर ले लीजिए 9.82%। सो दिस फैक्टर इज कमिंग 0.911, 0.829, 0.755, 0.688। अब आपकी प्राइजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स व्हाट इज योर प्राइजिंग वैल्यू, ये डॉलर्स में आ रही है सारी आपकी, डॉलर भी आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो राइट, टोटल आपकी प्राइजिंग वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके। टोटल प्राइजिंग वैल्यू जिसे ये ना डॉलर से हमारी जो लैक्स में चल रही हैं, जैसे 139.52 माइनस करके इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी डॉलर में ही है 100 लाख की। तो इतनी सब आपकी एनपीवी आ गई डॉलर में, जिसे डॉलर
139.52। इसको कन्वर्ट कर दो स्पॉट रेट पर। स्पॉट रेट लिया था हमें ₹45 पर गोल्ड। ये हमारी एनपीवी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स ये आपकी एनपीवी आ जाएगी रुपीज़ लैक्स में। तो देखो कितनी आ रही है 139.52 इंटू 45। So this is 39. So this is 39.52 into 45. So this is 1778.24। तो पहले कितनी आ रही थी 1779, अब आ रही है 1778। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका सेम रहेगा। स्लाइट डिफरेंस भी होता है राउंडिंगनेस के कारण। अब हमने ये पीवी फैक्टर राउंड ऑफ कर रखे होते हैं, हमने पहले फॉरवर्ड रेट को भी राउंड ऑफ किया था। तो ये हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, जिसमें 2 अप्रोच थी हमारी, होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, और एक हमने एग्जांपल किया है, दोनों से आंसर इसमें सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।